नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चीफ की दावत कहानी। और यह वीडियो हम कहानी सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कहानियाँ जो होती हैं हमारे समाज जीवन का वह अंश होती हैं, जो न केवल जीवन में हमारा मनोरंजन करती हैं, ताकि मानवीय जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, जो चेतनाएँ हैं, उन्हें जागृत करती हैं और अमानवीय शक्तियों को तर्क प्रदान करती है। तो आइए चलते हैं। आज की हमारी पहली कहानी है जीव की दावत और इसके लेखक है भीष्म शाहनी जी। आइए आगे बढ़ते हैं कि जीव की दावत यह जो कहानी है यह एक मध्यम वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। इस कहानी का नायक श्यामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आते हैं। उस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में कहानी के बारे में बताया गया है। आगे कहानी वाचन करते हैं कि चीफ की दावत। लेखक है भीष्म साहनी। लेखक परिचय। भीष्म साहनी हिंदी कथा की प्रगतिशील परंपरा के शक्तिशाली हस्ताक्षर है। इनके कथा मानस पर प्रेमचंद और यशपाल की गहरी छाप है। परिवेश की समग्रता में वस्तु और पात्र के अंतर संबंधों को किस तरह खोला जाए तथा इन संबंधों में जनता के मुक्तिकामी संघर्षों को कैसे प्रतिपादित किया जाए, यह शिल्प भीष्म जी को प्रेमचंद के निकट पहुंचा देता है। यद्यपि भीष्म साहनी ने प्रेमचंद की ग्रामीण विषय वस्तु का स्पर्श नहीं किया है, फिर भी उनका मुहावरा प्रेमचंद से मिलता जुलता है। इनके कथा संदर्भों में सामंतवाद और पूंजीवाद के अंतर्विरोधी वर्ण और वर्ग के अंतर्विरोध, मध्य वर्ग के आंतरिक अंतर्विरोध क्रमश खुलते हैं। आधुनिक भारत के शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग उनकी रचनाओं के केंद्र में है। भीष्म साहनी ने अपनी कथा रचनाओं में सांप्रदायिक समस्या को खास तौर पर उठाया है। वे यह बतलाने में नहीं चूकते कि पूंजी का संस्कार सांप्रदायिक, गैर प्रजातांत्रिक और प्रतिबद्धता विरोधी होता है, जिसकी परिणति अराजकता, अपराध और अंत में फासिस्ट व्यवहार में होती है। भीष्म साहनी के प्रगतिशील संदर्भ जीवंत हैं। वे समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। आज जबकि विश्व साम्राज्यवाद जनता की आज़ादी के विरुद्ध बहु आक्रमण हो गया है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को समाप्त करने की साजिश रच रहा है, जातीय सांप्रदायिक पृथकवादी शक्तियों को नए सिरे से बढ़ावा दे रहा है, ऐसी हालत में भीष्म साहनी के लेख, नाटक, उपन्यास और कहानियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। भीष्म साहनी के लेखन में सामान्य मनुष्य के भौतिक विवेक की उच्चर संस्कृति को देखा जा सकता है। भीष्म के शांत शालीन व्यक्तित्व में मार्क्सवाद, द्वंद्ववाद व सृजनशीलता के गुण विद्यमान है। भीष्म साहनी ने अपनी कथा साहित्य में मध्यम वर्ग के संस्कारों को बहुत गहराई से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाग्यरेखा, पहला पाठ, पाली, निशाचर, वामचू कहानी, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, तमाश, मायादास की भाड़ी और कुंतो उपन्यास, हानुश, कबीरा बड़ा बाजार में, माधवी एवं माधवी एवं माफ कीजिएगा, मैयादास की भाड़ी और कुंतो उपन्यास, हानुश, कबीरा बड़ा बाजार में, माधवी एवं मुआवजे नाटक। चीफ की दावत भीष्म साहनी को एक सशक्त पहचान देने वाली कहानी है। इस कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन के अंतर्विरोध को बहुत सूक्ष्मतापूर्वक उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ आज़ादी के बाद विसंगतियों, विचित्रताओं और अमानवीयता के लथपथ हो गया दिखाई देता है। चीफ की दावत कहानी का मूल स्वर इसकी यही विडंबना उद्घाटित करता है कि यह कहानी उस अंतर्विरोध से शुरू होती है जिसमें नए मानवीय संबंधों के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। नई कहानी आंदोलन के अधिकांश कहानीकार
अपनी कहानियों में संबंधों की इसी विसंगति को इर्द गिर्द अपनी कहानियों का ताना बाना बुनते रहे। संबंधों का अतिक्रमण करके बहुत कम कहानियाँ जीवन का बदलाव यथार्थ प्रस्तुत कर सके। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा आदि के मूल्य चेतना और सामाजिक चेतना की यही सीमा थी, जबकि अमरकांत, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई आदि ने व्यापक संदर्भ में अपनी रचना के यथार्थ को रखा है। इन सभी की कहानी हमारे पाठ्यक्रम में भी है। नई कहानी का समूचा आंदोलन एक ही विचारधारा, एक ही प्रवृत्ति और एक ही चिंता को लेकर नहीं चला। उसमें विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का समावेश होता रहा। नई कहानी की जो धारा अब भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है, वह धारा सामाजिक चेतना की प्रवृत्ति से जुड़ी है। कहना न होगा कि आधुनिकतावाद की पतनशील साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण लड़ाई लड़ते हुए जिस धारा ने अपनी पहचान कायम की, भीष्म साहनी नई कहानी की उसी धारा की प्रवृत्ति के एक गतिशील यथार्थवादी कथाकार है। भीष्म साहनी की कहानियाँ जिस यथार्थ को व्यक्त करती है, उसे वे प्रायः रोजमर्रा की छोटी सी घटनाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं। कहानी में द्वंद्वात्मक दृष्टि का जो विकास प्रेमचंद ने कफन से शुरू किया था, उसे नई कहानियों की सामाजिक चेतना से जुड़े कथाकार व्यापक बनाते हैं। अमरकांत ने जिंदगी और जो में कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया तथा भीष्म साहनी ने चील की दावत में इस द्वंद्वात्मकता के सहारे अपनी दृष्टि की गहराई का प्रमाण दिया है। लुकात ने लिखा है, केवल द्वंद्वात्मकता के माध्यम से ही किसी एक पक्षीय यथार्थ अवधारणा की अपूर्णतः स्थिरता और फलहीनता पर ताना पाना पसंद होता है। केवल द्वंद्वात्मकता के ही सही और सच्चे प्रयोग के जरिए ही हम ज्ञान की अनंत प्रक्रिया को समझ सकते हैं और अपनी विचारणा को वस्तुपरक यथार्थ गतिमय आंतर्य से सन्निकट ला सकते हैं। दरअसल लुकास ने यथार्थवाद संबंधी अपने अध्ययन में द्वंद्वात्मक को इतना महत्व इसलिए दिया है कि इसके प्रयोग से हम यथार्थ की संपूर्ण और सच्ची पहचान कर सकते हैं। भीष्म साहनी की कहानियों के चरित्र पूर्ण और वास्तविक है और इस तरह वे यथार्थ जीवन को जिन स्थितियों के माध्यम से चित्रित करते हैं, वे भी समय और इतिहास सापेक्ष होते हैं। वस्तु, व्यक्तियों तथा कार्यकलापों के संदर्भ में चील की दावत से लेकर रामचंद्रानी और शोभा यात्रा तक गतिशील संपूर्णता की यथार्थ दृष्टि को देखा जा सकता है। भीष्म साहनी की कहानियों में अंतर विरोधी या विसंगति और विडंबना के साथ ही व्यंग्य का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन के कुछ खास मुद्दे और सामान्य जीवन की विसंगतियों पर किए गए उनके व्यंग्य की उनकी कहानियों को एक नया और विशेष व्यंग्य अर्थ देते हैं। व्यंग्य की ये धारा चील की दावत में भी पूरे वजूद के साथ मौजूद है। नई कहानी एक प्रस्तुत विशेषता बूढ़ों के प्रति लेखक की सहानुभूति इस कहानी में भी परिलक्षित होती है। इस तरह यह कहानी उषा प्रियंवदा की वापसी और शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ इस तरह परंपरा से जोड़ती हुई दिखाई देती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होने वाली है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चील की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझते हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की हेरफेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा आ रहे थे। यहाँ नोट करने जैसी बात यह है कि आप ये जो शुरुआत है, आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चील की दावत थी, तो यह किस प्रकरण से दी हुई है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी।
कुर्सियाँ, मेज, सिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक घर में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियाँ के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीमती जी ने श्यामनाथ जी को क्या सुझाव दिया। तो यहाँ हो सकता है कि वह उनकी सहेली के घर छोड़ने का सुझाव दिया। श्यामनाथ सिगारेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे और फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही मुश्किल से बंद किया है था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही कोठरी में चले जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। यहाँ पर नोट करने जैसी बात है कि मेहमान कितने बजे आने वाले हैं। तो मेहमान 8 बजे आने वाले हैं। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यहाँ नोट कीजिए कि प्रस्तुत कथन किसने कौन सी कहानी से लिया गया है, तो पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि यह जो संवाद है यह श्यामनाथ और उनकी पत्नी के बीच में हुआ। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने, यह भी नोट कर लेंगे। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। ये भी पूछा जा सकता है कि माँ कहाँ बैठी थी। तो माँ चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयार होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। श्यामनाथ जी ने अपनी माँ को मेहमानों के आने का समय कौन सा बताया है, तो उन्होंने बताया है कि 7:30 बजे वे लोग आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तो जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसलखाने के रास्ते बैठक में चले जाना। यहाँ पर श्यामनाथ जो अपनी माँ को क्या सलाह दे रहे हैं कि जब वे
अपना काम वो रसोई घर से जल्दी निपटा ले और फिर बाद में भी गुसलखाने के रास्ते में बैठक में चली जाए। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ से बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं ही नहीं माँ, टांग ऊपर उठा चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगारेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरकीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूंटियाँ कमरों में लगी, कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, तुम पहनने के आओ तो जरा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में माँ धीरे से उठकर कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। ये हो गया था शायद हमारा। आगे बढ़ते। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से ही कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। देखिए, माँ ने जीवन भर में कितने कष्ट और परिश्रम किए हैं बेटे की पढ़ाई के लिए, अपने कंगन तक बेच दिए हैं, पर आज अपनी स्टेटस दिखाने के लिए बच्चा उस माँ के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहा है। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह चुभ गया। जब माँ ने उसे वह याद दिलाई कि तुम्हारे इतने सम्मान के लिए, तुम्हें आज तक इतना व्यक्ति बनाने के लिए माँ ने क्या त्याग किया है, तो आज वह जो वाक्य है उसके मन में तीर के समान लग गया। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो। नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। नीरा लंडूर तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से निकली यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे।
अभी मिस्टर शामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। शामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए कहे, माँ रोज की तरह गुमसुम मत बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, माँ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि शामनाथ ने उन्हें मेहमानों के आने का समय 7:30 तक बता दिया था, इसलिए माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विभा सहेली के घर चले जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रौ में बह रहा था जिस रौ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। यह सब आपको नोट करना है कि जो मेहमान आए थे उनको क्या क्या पसंद आया था। तो साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को जो घर में पर्दे लगे हुए थे वे पसंद आए थे, सोफा कवर और डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी, और इससे ढककर क्या चाहिए। साहब को ड्रिंक के दूसरे ही दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना लोग रखते थे यहाँ पर उतने ही क्षेत्र परक हो रहे थे, और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। यहाँ पर भी नोट करेंगे कि यहाँ से लेकर जो उनकी स्त्री है, उनकी स्त्री के बारे में जो वर्णन किया गया है कि उनकी स्त्री ने किस प्रकार से कपड़े पहने थे। उनकी स्त्री जो है वह काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे पुरानी सहेली हो। और इसी रौ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक में बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा गिरफ्तार होने लगा। बरामदे में मेन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो की तो बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर तक टेढ़ा होकर और एक तरफ हो थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से एक मिनट रुक जाइएगा, माफ कीजिएगा, सिर दाएं से बाएं झूमने लगा। पल्ला सिर पर से सिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल, ये सब हो चुका है, एक मिनट, हाँ, झरे हुए बाल
आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे, क्योंकि उन्होंने पहले ही माँ को हिदायत दे रखी थी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब उन्हें पता चला कि माँ उन सब बातों को फॉलो नहीं कर रही है, नहीं मान रही है, तो उन्हें यह सब देखकर क्रोध आया। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ की और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहने न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी, क्योंकि श्यामनाथ ने उन्हें पहले से ही काफी सारी हिदायतें दे रखी थी और उन्होंने देखा कि उन्हें आंख लग गई है। और अचानक इन सब लोगों को अपनी सामने खड़े देखकर साहजिक है कि वह हड़बड़ा गई होगी और डर गई होगी कि शायद श्यामनाथ ने जो उसे बोला था वह नहीं कर पाई है और अब वो गुस्सा हो जाएगा। आगे चलते हैं। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा, यानी सब लोग हंसने लगे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथों में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? तुम गांव के लोग मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने गीत याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा कभी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे तो आता है। मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो पत्थर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को, क्योंकि सारे दिन भर उन्हें सुझाव और सूचना दिए गए थे कि सतत मेहमानों के आने के बाद माँ को क्या करना है और क्या नहीं करना है, और माँ बार बार भूलती जा रही थी। और उस पर भी जब चीफ की ओर से उन्हें गाने के लिए कहा गया तो वो संकुचित हो उठी।
इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठी गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माई हरियाणी बहने, हरिया ते भागी भरिया है, देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। यहाँ पर यह जो दो पंक्तियाँ दी गई यहाँ नोट करने जैसी हैं कि ये दो पंक्तियाँ देकर पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी, तीन पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि श्यामनाथ ने उन्हें किस बारे में जानकारी दी? एक सेट ऊन के बारे में जानकारी दी। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर से पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या है? साहब को अचंभा हुआ और उन्होंने पूछा कि फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब सुझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना दी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, वह जरूरी बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उसके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। देखिए वृद्धावस्था में किस तरह की हालत हो जाती है। बूढ़े इंसानों को कभी कुछ सूझता नहीं है, पर बेटे और बहू ने जो सुबह से लेकर शाम तक उन्हें हिदायत दी थी, शायद वो उसे नहीं कर पा रही थी, ठीक से उस पर नहीं चल पा रही थी, इसलिए उसके मन में बहुत सारा संकोच था। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंख में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटक कर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, क्योंकि वो पूरी तरह से डर रही थी। अभी उन्हें लगा कि ये मुझे अब क्या कह देगा। हड़बड़ा कर उठ बैठी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी।
क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं अब कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? यह जो पंक्ति है यह भी नोट करने जैसे कि यह पंक्ति देखकर पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति कौन सी रचना से पूछी गई है। श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रखता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाक पहन लिया। अब क्या यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि माँ बार बार बेटे को किस बात की विनती कर रही थी? तो हरिद्वार भेजने की विनती कर रही थी। तुम चली जाओगे तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती थी साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए कि यह पंक्तियाँ किस रचना से है, यह पूछा जा सकता है। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, चल न पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिन में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। इस प्रकार से दोस्तों हमारी यह कहानी समाप्त होती है। तो देखिए किस तरह से बेटा और बहू स्वार्थपर तरीके से माँ को चीर के लिए फुलकारी बनाने के लिए तैयार करते हैं। पहले तो माँ की खूब सारी विडम्बनाएं होती हैं, उन पर आरोप होते हैं कि माँ किस तरह से रहती है। उन्हें लज्जित लगता है इस बात से, और यह भी समझ में नहीं आता कि मेहमानों के आने के बाद माँ का हम क्या करेंगे। पर जब साहब को माँ के हाथों की बनी फुलकारी पसंद आती है और वो हमसे फुलकारी बनवा लेना चाहते हैं, तब मात्र बेटा यह देखता है कि माँ की बनी हुई फुलकारी से साहब खुश होकर उन्हें प्रमोशन देंगे, उनकी तरक्की होगी। तो वह अपनी माँ की किस तरह से खुशामदी करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा यह जो कहानी है यह खत्म हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से इस तरह से ही बच्चों की आजकल के जीवन में जो बूढ़े लोगों की दयनीय परिस्थिति हो गई है और कितनी दयात्मक तरीके से होती है, यह इसका वर्णन किया गया है। तो आज के लिए ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।